हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। एक बार फिर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एजुकेशन बोर्ड के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने हरियाणा जीके के महासंग्राम को शुरू कर रखा है और इसी में ही हम बात कर रहे थे कि हरियाणा में फैली हुई सिंधु घाटी सभ्यता और सीसवाड़ सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक हम पूरी तरह से कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हरियाणा में क्या हुआ। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था उसमें हमने बात की थी कि ये 2350 से लेकर 1750 BC तक इसका टाइम पीरियड रहा। लेकिन उसके बाद के जो 250 साल थे उसके बीच में क्या हुआ इसके बारे में आज तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वो 250 साल के बाद में जो शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई वैदिक काल की। किसकी शुरुआत हुई? वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1500 BC से लेकर 600 BC तक रहा और उसे ही हम दो पार्ट्स में बांट कर पढ़ेंगे। उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दशराग्य युद्ध से और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा किससे? महाभारत से। बस ये दो ही क्वेश्चन आपके उससे बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो हमारा काल है, जिसे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं, उसी से ही हम शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। चलिए जी, हम पढ़ रहे थे हरियाणा जी के और इसमें मैंने आपको पूरी तरह से पढ़ा दिया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर चुके थे और आपको बताया गया था कि एचएससी के द्वारा जो टाइम पीरियड माना जाता है वो है 2300 BC से लेकर 1750 BC तक। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और इसी के बाद 250 सालों तक क्या हुआ हमें कोई जानकारी नहीं मिली। और उसके बाद जो शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई वैदिक काल की। किसकी शुरुआत हुई? तो वो शुरुआत हुई वैदिक काल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको? वैदिक काल को। देखिए, अगर आप बात करें वैदिक काल की, वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1500 BC से लेकर 600 BC तक। ये इसका क्या रहा? टाइम पीरियड रहा। और इसे ही हम दो पार्ट्स में बांट कर पढ़ेंगे। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। एक पार्ट जो होगा वो होगा पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, या इसी का ही दूसरा नाम है ऋग्वैदिक काल। क्या नाम है इसका? तो इसी का ही नाम है ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1500 BC से लेकर 1000 BC तक रहा। और दूसरा जो है हमारा वो है उत्तर वैदिक काल। दूसरा काल हमारा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा वो 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच का रहा। चलिए जी, पूर्व वैदिक काल के अंदर एक घटना हुई थी, बहुत बड़ी घटना। और वो घटना कौन सी थी? तो इसके बीच में लड़ा गया था एक युद्ध जिसका नाम था दशराग्य युद्ध। क्या नाम था? दशराग्य युद्ध। और आपसे एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है, बताइए दशराग्य युद्ध की घटना किस काल में हुई थी? तो आप आंसर करेंगे इसकी जो घटना हुई वो हुई ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल जो हमारा है इसके अंदर एक और घटना हुई थी जिसे आप लोग जानते हो महाभारत के नाम से। किसके नाम से जानते हो? तो आप लोग जानते हो कि महाभारत का जो युद्ध है वो किस काल में लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था किस काल में? तो वो उत्तर वैदिक काल में लड़ा गया था। याद रखिएगा, दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा दशराग्य युद्ध की घटना के बारे में और आपसे पूछा जाएगा महाभारत के युद्ध के बारे में। चलिए पहले तो अपन डिस्कस करते हैं कि ये दशराग्य युद्ध क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, दशराग्य युद्ध की अगर आप बात करें तो देखिए इसके अंदर दो शब्द, एक दस और एक राज्य। राज्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है राजा। यानी 10 राजाओं की तरफ बीच में एक युद्ध लड़ा गया था और उसी युद्ध का नाम था दशराग्य युद्ध। देखिए, दशराग्य युद्ध जो है ये लड़ा गया था पुरुषणी नदी के किनारे।
कौन सी नदी के किनारे? तो एक नदी जिसे आप लोग वर्तमान में रावी के नाम से जानते हो। किस नाम से? रावी। और इसी प्रूशनी नदी के किनारे दो सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें एक सेना थी किसकी? सुदास की सेना, जिसमें एक तरफ लड़ रहा था भरतवंश का सुदास नामक शासक, और दूसरी ओर लड़ रहा था कौन? तो त्रसदस्यु। और इसी त्रसदस्यु का साथ दे रहे थे 9 अन्य राजा। एक साइड 10 राजा थे और एक साइड अकेला भरतवंश का शासक जिसका नाम था सुदास, वो लड़ रहा था प्रूशनी नदी के किनारे। लेकिन फिर भी सुदास की इस युद्ध में क्या हुई? तो इसकी हुई जीत। और कौन हार गया? तो ये हार गया त्रसदस्यु और वे 9 राजा जो साथ दे रहे थे त्रसदस्यु का। तो याद रखिएगा कि दसरा के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो विजयी हुआ था सुदास। और कौन हार गया था? तो त्रसदस्यु। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, बताइए दसराज्य जो युद्ध है इसका वर्णन हमें किस चीज में मिला? तो याद रखिएगा इसका जो वर्णन हमें मिलता है वो ऋग्वेद में मिला। कहां पर मिला? तो ऋग्वेद में मिला। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिला? तो ऋग्वेद के जो मंडल है वो था आपका 7वां। देखिए जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया था। और इसी ऋग्वेद के अंदर एक और घटना का हमें जिक्र मिला, और वो घटना कौन सी थी? तो वो थी दसराज्य युद्ध। और दसराज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? ये लड़ा गया प्रूशनी या रावी नदी के किनारे। और इसके अंदर कौन कौन लड़ रहे थे? तो एक साइड था सुदास और दूसरी साइड था कौन? त्रसदस्यु। जिसमें कौन जीत गया? तो इसमें विजयी हुआ या जीत गया भरतवंश का एक शासक जिसका नाम था सुदास। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका क्या मिलता है? हमें उल्लेख मिलता है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली दसराज्य युद्ध की। अब हम बात करते हैं महाभारत के युद्ध की। देखिए, महाभारत का युद्ध जो है, जब मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी, तो मैंने आपको बताया था कि 950 बीसी से लेकर 900 बीसी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। कब से कब लड़ा गया? तो 950 बीसी से 900 बीसी। और ये टाइम पीरियड किसके बीच में आ रहा है? तो ये 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में हमारा टाइम पीरियड रहा। और आप लोग जानते हो कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था, इसी महाभारत के युद्ध में विजयी हुए थे पांडव। कौन हुए थे? तो पांडवों की इसमें विजय हुई। और विजय होने के बाद में आगे जो गद्दी के ऊपर बैठा वो शासक कौन था? तो वो शासक था युधिष्ठिर। कौन था? तो वो शासक था आपका युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर के बाद में कौन बैठा? तो युधिष्ठिर के बाद में बैठा था आगे अभिमन्यु का बेटा। आप लोग जानते हो अभिमन्यु का बेटा था जिसका नाम था परीक्षित। कौन था? परीक्षित। और यही परीक्षित जो है आगे चलकर कहाँ की गद्दी पर बैठता है? हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठता है। और इसी परीक्षित के द्वारा जो राजधानी बनाई जाती है वो हरियाणा में बनाई जाती है। कहाँ पे बनाई जाती है? हरियाणा में। और हरियाणा में इसने अपनी राजधानी बनाई थी असंध को, जो कि वर्तमान में करनाल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? करनाल में पड़ता है। इसी परीक्षित का आगे बेटा हुआ राजा जन्मेजय। इसका बेटा कौन हुआ? राजा जन्मेजय। और याद रखिएगा इसी परीक्षित को जो है क्या किया था? सांप ने काट लिया था। और सांप के काटने से इसकी क्या हुई? मृत्यु हुई थी। सांप के काटने से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हुई। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसी के बेटे राजा जन्मेजय ने एक यज्ञ करवाया। और इसी यज्ञ का नाम था सर्पदमन यज्ञ। कौन सा यज्ञ? सर्पदमन यज्ञ। तो आपसे बार बार पूछा जाता है, बताइए परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई? तो सांप के काटने से। परीक्षित के बेटे का नाम राजा जन्मेजय। राजा जन्मेजय ने कौन सा यज्ञ करवाया? सर्पदमन यज्ञ। कहाँ पे करवाया? तो हरियाणा के जींद जिले में। सर्पदमन जो है इसी का वर्तमान में जो नाम है वो है सफीदो। और ये हरियाणा के जींद जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? जींद जिले में पड़ता है। और इसी राजा जन्मेजय ने अपने पिता के लिए एक यज्ञ करवाया जिसका नाम था सर्पदमन यज्ञ। और इसके अंदर इसने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। और उन्हीं विद्वानों के द्वारा जब मंत्रों का उच्चारण किया गया तो आसपास के क्षेत्र में, यानी आसपास असंध के क्षेत्र में जितने भी सांप थे वो उड़ते हुए आए और आकर जो है इस हवन कुंड में जलकर क्या हो गए? भस्म हो गए। तो इसने सारे के सारे सांपों का क्या कर दिया? दमन कर दिया। इसीलिए
इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, सर्पदमन। और इसी सर्पदमन को अपन वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, सफेदों के नाम से जानते हैं। इसी राजा जन्मेजय का एक बेटा आगे चलकर हुआ और इसके बेटे का नाम था सपतनिक। क्या नाम था, तो इसके बेटे का नाम था सपतनिक। और ये जो सपतनिक है इसी के द्वारा बाद में राजधानी का स्थानांतरण किया जाता है। और ये जो अपनी राजधानी बनाएगा ये बनाएगा तक्षशिला में, जो कि पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान। तो इसी का बेटा था सपतनिक जिसने राजधानी कहाँ पे बनाई थी, तक्षशिला बनाई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यही बनेगा, एक तो परीक्षित के द्वारा बनाई गई राजधानी से और दूसरा क्वेश्चन बनेगा सर्पदमन यज्ञ से। कहाँ से बनेगा, सर्पदमन यज्ञ से बनेगा। दोनों तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं। दशराज्य युद्ध बार बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। दूसरा आपसे पूछा जाता है किसके बारे में, अभिमन्यु के बेटे परीक्षित के बारे में। और तीसरा आपसे पूछा जाएगा, बताइए सर्पदमन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। इतनी सी बातें आपको क्लियर होगी। फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, हमने बात कर ली वैदिक काल की। और वैदिक काल जो है ये हमारा पूरा हो जाता है कब, तो सर ये तो पूरा हो गया 600 BC में। कब हुआ, 600 BC में। और इसी वैदिक काल के बाद में अब आपका होगा सर आपने महाभारत तो पढ़ा ही नहीं। देखिए महाभारत जो है उसको अपन एक अलग टॉपिक के रूप में कवर करेंगे और उसमें हम 1 या 2 लेक्चर में पूरी महाभारत से जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम कवर कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं वैदिकोत्तर काल की, यानी वैदिक काल के बाद में जो काल आया उसका नाम पड़ा वैदिकोत्तर काल। क्या नाम पड़ा, तो इसी का नाम पड़ा वैदिकोत्तर काल, यानी वैदिक के उत्तर में आना वाला काल जो था वो था वैदिक काल, वैदिकोत्तर काल। और याद रखिएगा विद्योत्तर काल जो हमारा था इसके अंदर हमारा भारत जो है वो 16 महाजनपदों में विभाजित था। किसमें विभाजित था, तो ये 16 महाजनपदों में विभाजित था। और इन्हीं 16 महाजनपदों की जो हमें जानकारी मिलती है ये हमें बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ से मिलती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपको साहित्यिक स्रोत बताए थे, और उसी बौद्ध ग्रंथ का नाम था अंगुत्तर निकाय। कौन सा ग्रंथ था, तो वो था अंगुत्तर निकाय। और ये किस धर्म का था, तो ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। किस धर्म का, बौद्ध धर्म का। और आप लोग जानते हो कि जो 16 महाजनपद है इन्हीं 16 महाजनपदों में हरियाणा भी उस समय क्या हुआ करता था, तो एक महाजनपद था। और इसी हरियाणा में 3 जगहों का क्षेत्र शामिल किया गया था, जिसके अंदर हरियाणा के थानेसर का, हरियाणा के थानेसर में ये फैला हुआ था, यूपी के मेरठ में फैला हुआ था, और तीसरा इसमें कुछ एरिया शामिल था दिल्ली का। तो अगर आपसे पूछ ले बताइए कि हरियाणा जो उस समय महाजनपद हुआ करता था उसी का जो है क्षेत्रफल कौन कौन सा था, तो आप बताओगे थानेसर, मेरठ और दिल्ली। और ये जो हरियाणा महाजनपद हुआ करता था इसका नाम क्या हुआ करता था, तो इसी का ही नाम था कुरु महाजनपद। क्या नाम था, इसका नाम था कुरु महाजनपद। और एक महाजनपद था तो इसकी एक राजधानी भी हुआ करती थी, और इसी कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। कौन सी थी, तो वो थी इंद्रप्रस्थ। तो याद रखिएगा ये जो इंद्रप्रस्थ है इसी को ही आप वर्तमान में किस नाम से जानते हो, तो इसे आप लोग जानते हो दिल्ली के नाम से। तो याद रखिएगा कि 16 महाजनपदों में भारत विभाजित था। इसी की जानकारी हमें बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय, इसी से हमें जानकारी मिली। दूसरा पॉइंट कि 16 महाजनपदों में उस समय हरियाणा एक क्या था, तो महाजनपद ही हुआ करता था। और इसी कुरु महाजनपद के अंदर क्षेत्रफल किसका शामिल था, तो हरियाणा के थानेसर का कुछ भाग, यूपी के मेरठ का और दिल्ली का एरिया शामिल किया गया। और इसी की जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी थी, वो थी इंद्रप्रस्थ। कौन सी थी, इंद्रप्रस्थ थी। तो आपको बातें याद रखनी है कि वैदिकोत्तर काल में क्या हुआ, भारत 16 टुकड़ों में विभाजित था और वो टुकड़े क्या कहलाए, वो कहलाए महाजनपद। और इसी में हमारा हरियाणा था और इसी की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी, इंद्रप्रस्थ। देखिए हमने बात कर ली अब वैदिकोत्तर काल की। और वैदिकोत्तर काल के बाद में आपको पता है कि शुरुआत होती है किसकी, तो सर भारत में आ जाते हैं कुछ राज्य या कुछ वंश, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वैदिकोत्तर काल के बाद में जो आया था वो आया था मौर्य वंश। हम सिर्फ मौर्य वंश के बारे में ही चर्चा करेंगे।
किसके बारे में? मौर्य वंश। तो याद रखिएगा कि वैदिकोत्तर काल के बाद में आगे वंशों की शुरुआत होती है, जिसकी स्थापना के बाद में एक वंश आता है, कौन सा? मौर्य वंश। और इसी मौर्य वंश के बारे में आप लोग जानते हो कि इसका जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप लोग जानते हो कि धनानंद का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है वो मौर्य वंश की स्थापना की जाती है, जो वो अपने ही माता मूरा के नाम पर इसकी क्या करता है? स्थापना कर देता है। क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। चलिए आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करेंगे सीधा अपने पॉइंट पे, गुप्त वंश पे चलेंगे सीधा। चलिए हम सीधा अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं और हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे गुप्त काल की। चलिए हम बात करेंगे अब गुप्त काल की। ठीक है, तो गुप्त काल की अगर आप बात करें तो आपने सुना होगा इसी में एक वंश था जिसका नाम था गुप्त वंश। कौन सा था? गुप्त वंश था। और इसी गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। इसका जो संस्थापक हुआ उसका नाम था श्रीगुप्त। और इसी श्रीगुप्त के द्वारा एक वंश चलाया गया जिसका नाम था गुप्त वंश। और याद रखिएगा इसी गुप्त वंश के अंदर एक शासक हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त इसलिए हम पढ़ रहे हैं हरियाणा के अंदर क्योंकि इसी समुद्रगुप्त के हमें कुछ सिक्के मिले थे। तो पहले हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त ने जो है इसी के द्वारा क्या किया गया था? इसी के द्वारा एक प्रशस्ति लिखवाई गई थी। क्या लिखवाई गई थी? एक प्रशस्ति लिखवाई गई थी जो कि हमें प्रयाग से मिली थी। और प्रयाग से प्राप्त होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? तो इसी का नाम पड़ा प्रयाग प्रशस्ति। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये हमें यूपी के कहाँ से प्राप्त हुई? इलाहाबाद। और इसी इलाहाबाद को वर्तमान में आप लोग प्रयागराज के नाम से जानते हो। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसे लिखने वाला जो लेखक था उसी लेखक का नाम क्या था? तो इसी लेखक का नाम था हरिसेन। क्या नाम था? तो इसके लेखक का नाम था हरिसेन। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त द्वारा लिखवाई गई एक प्रशस्ति यानी कि एक पत्थर के ऊपर लिखवाए गए कुछ लेख जो इलाहाबाद के प्रयाग नामक स्थान से प्राप्त हुए, इसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। ये किसने लिखी थी? ये हरिसेन ने लिखी थी। हमने प्रयाग प्रशस्ति की बात क्यों की सर? तो याद रखिएगा ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इससे हमें जानकारी जो मिली वो ये मिली कि हरियाणा जो है ये क्या था? गणराज्यों में विभाजित था। और इसी में ही एक गणराज्य हुआ करता था जिसका नाम था यौधेय गणराज्य। कौन सा गणराज्य? यौधेय गणराज्य। और मैंने आपको पढ़ाया भी था यौधेय गणराज्य के बारे में। और इसी यौधेय गणराज्य का अंत करके इसे किस में मिला लिया गया था? तो इसे मिला लिया गया था गुप्त साम्राज्य में। किस में मिला लिया गया? तो इसे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। और इसे मिलाने वाला शासक कौन था? तो इसे मिलाने वाला शासक था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। एक क्वेश्चन समुद्रगुप्त से ये बनेगा कि इसे कौन सी उपाधि दी गई? तो इसे कहा गया था भारत का नेपोलियन। क्या कहा गया था? तो इसे कहा गया था भारत का नेपोलियन। और इसे भारत का नेपोलियन कहा गया था विसेंट स्मिथ के द्वारा। किसने कहा? विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ नाम का एक व्यक्ति जिसने इसे उपाधि दी कि ये तो है भारत का नेपोलियन। और इसी विसेंट स्मिथ ने एक किताब लिखी थी और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उस किताब का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये बुक है और इसी बुक को लिखने वाला जो राइटर था वो कौन था? तो वो था विसेंट स्मिथ। और जब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब आप लोग पढ़ोगे तो इसी किताब के अंदर समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? तो इसे कहा गया भारत का नेपोलियन। हम बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त की और मैंने आपको पढ़ाया था कि इसी समुद्रगुप्त के हमें क्या मिले थे? सिक्के मिले थे। और वो सिक्के हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुए? मित्थाथल से प्राप्त हुए। और ये मित्थाथल कहाँ पे है? तो ये है भिवानी में। कहाँ पे है? भिवानी। और ये जो सिक्के प्राप्त हुए इसकी खासियत ये थी कि इसके ऊपर कौन थी विराजमान? तो इस पर सरस्वती माता वीणा बजाते हुए दर्शाई गई। क्या करते हुए? वीणा
बजाते हुए। और जब समुद्रगुप्त के इस वंश का अंत हुआ तो इसी गुप्त साम्राज्य के अंत के बाद में इसी साम्राज्य में रहने वाला एक सेनापति या एक सामंत जिसका नाम था पुष्यभूति, और इसी पुष्यभूति के द्वारा जो है आगे चलकर एक वंश की स्थापना की जाती है जिसका नाम होता है पुष्यभूति वंश, और वह इसी की ही राजधानी बनाता है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ने वाले स्थानेश्वर को। तो कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में, जो आगे जाना गया वर्धन वंश के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जितना भी हमने पढ़ा है बस आप उसको रिवाइज करते रहिए, और उसी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी एजुकेशन बोर्ड पर। इसकी जो भी पीडीएफ रहेगी वो एजुकेशन बोर्ड 1 पे आपको क्या है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो याद रखिएगा एजुकेशन बोर्ड, और यहीं पे ही आपको करंट अफेयर के कल कुछ क्वेश्चन भी डाले गए थे। तो जितना भी हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उससे एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी क्विज भी जो है वो आपको यहीं कल प्रोवाइड करवाई गई थी। तो आप एजुकेशन बोर्ड 1 को ज्वाइन करिए। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में कवर करेंगे। धन्यवाद।